उपन्यास में उसका पात्र भी अलग से झलक। वास्तव में कहानी में जीवन के किसी एक अंग या संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, और जबकि उपन्यास में जीवन की समग्रता का अंकन किया जाता है। कहानी में जीवन के किसी एक अंग की अभिव्यक्ति होती है, उपन्यास में जीवन की समग्रता का अंकन होता है। इसलिए कहानी की मूल आत्मा एक संवेदना, एक प्रभाव है। कहानी का उद्देश्य भी कम से कम शब्दों में उस प्रभाव को व्यक्त कर देना मात्र है। हैमिल्टन ने कहानी की परिभाषा देते हुए लिखा कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं कथाकार जो आते हैं उनके अनुसार भी कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य होते हैं। तो हिंदी कहानी की विकास यात्रा का प्रारंभ हम 1900 के आसपास से ही मानना शुरू करते हैं, क्योंकि इससे पूर्व हिंदी की कहानी जैसी विकास सूत्रपात हुआ ही नहीं था। और हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। और इस संबंध में जिन कहानियों के नाम लिए जाते हैं, हिंदी की पहली कहानियों के जो नाम लिए जाते हैं, उनमें प्रमुख है रानी केतकी की कहानी, जिसके लेखक थे मुंशी इंसान लाखा। याद रखिएगा, आपको हिंदी की पहली कहानियों के नाम कुछ बताने होंगे, उसके अनुसार ही जो है प्रश्नोत्तर किया जाएगा कि हिंदी कहानी के विकास में हिंदी की प्रारंभिक कहानियों के नाम जानने होंगे। जिस तरह से रानी केतकी की कहानी मुंशी इंसान लाखा के द्वारा लिखित कहानी को भी हिंदी की पहली कहानी मानी गई। अगली सर एक कहानी बार जो फिर नाम से लिया रिपीट जाता है, कीजिए ना लेखक का नाम। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी इंसान लाखा। दूसरी कहानी जो ठीक नाम है लिया सर। जाता है राजा राजा भोज का सपना। इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगली कहानी है इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। दुलाई वाली कहानी की लेखिका हैं बंग महिला। एक टोकर भर मिट्टी के लेखक हैं माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे। और एक कहानी है 11 वर्ष का समय, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। तो ये जो मैंने 6 कहानियों के नाम बताए, देखो जैसे पहले बताया मैंने रानी केतकी की कहानी इंसान अल्लाह के द्वारा जो लिखी गई थी, और राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखी गई। ये पहली 2 कहानी जो मैंने बताया, इसमें कहानी कला के तत्व विद्यमान नहीं थे। जैसे हम कोई भी कहानी की आलोचना करते हैं कहानी कला के आधार पर, के आधार पर, तो इन दोनों कहानियों को तो हम मान नहीं सकते हिंदी की पहली कहानी। उसके बाद आता है नंबर इंदुमती का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में इंदुमती को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना, जिसका प्रकाशन 1900 में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। हम पिछली क्लास में भी इस पर आलोचना कर चुके हैं। इंदुमती को पहली हिंदी की कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना, पर इसके बाद एक आलोचक ने क्या किया, रिसर्च किया, शिवदान सिंह चौहान ने। उनके अनुसार ये जो इंदुमती कहानी थी ना, ये शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद है, उन्होंने कह दिया। यानी ये तो एक ट्रांसलेटेड कहानी है, ये भी पहली कहानी नहीं हो सकती। किस तरह से मौलिक कहानी होगी? शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का अनुवाद है, अतः
इसी तरह सरस्वती पत्रिका में 1903 में एक और कहानी छपी थी, 11 वर्ष का समय, और 1907 में छपी थी बंग महिला के द्वारा लिखी गई दुलाई वाली कहानी। पर कई नवीन नवीन अनुसंधान किए गए, नए रिसर्च हुए, जिसके आधार पर ये सिद्ध हुआ कि सन 1901 में एक कहानी छपी थी छत्तीसगढ़ पत्रिका में, एक टोकर भर मिट्टी, एक टोकर भर मिट्टी, जिसके लेखक थे माधवराव सप्रे। अतः यही हिंदी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी कही जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर कहा जाए तो इंदुमती, अगर सारी तरह से अगर विचार विमर्श किया जाए तो एक टोकर भरी मिट्टी ही हिंदी की पहली कहानी मानी जा सकती है। तो हिंदी कहानी के विकास का अध्ययन करने के लिए हम कथा सम्राट प्रेमचंद को अगर केंद्र बिंदु माने तो उसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंद उत्तर हिंदी कहानी, और फिर नई कहानी के अंतर्गत जो आजकल की कहानियों की आलोचना हम करेंगे। उसी तरह हम देखते हैं कि और भी कई कहानी है, दुलाई वाली से पहले भी जो है गुलबहार भी किशोरलाल गोस्वामी की कहानी, प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास की, पंडित जी और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी की। तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी का स्वरूप कैसा था हम वो देखते हैं। तो इस काल में कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी, उसकी शिल्प विधि का विकास हो रहा था और नए नए विषयों पर कहानियां की जा रही थी। हिंदी की पहली कहानी के बारे में जिन हम कहानियों का नाम उल्लेख किया, उसके अतिरिक्त और भी कई कहानी लिखी गई इस युग में। माधव प्रसाद मिश्र की कहानी मन की चंचलता, लाला भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल, वृंदावन लाल वर्मा की राखी बंध गई और नकली किला, विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी रक्षाबंधन, ज्वाला दत्त शर्मा की मिलन। तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियों ने हिंदी को एक नई दिशा प्रदान की, हिंदी कहानी को, और हिंदी कहानी अपने विकास पथ पर अग्रसर हुई। और ये सारी जितनी भी कहानियों के नाम मैंने लिया, ये सभी सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। और सन 1909 में काशी में इंदु नामक पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ था, जिसमें जयशंकर प्रसाद की कहानियां छपने लगी थी। और बाद में उन्हीं जो इंदु पत्रिका में जो कहानियां छपती थी, उसका छाया नामक कहानी संग्रह में संग्रहित करके प्रकाशन किया गया 1912 में। इसी प्रकार राधिका रमन की कहानी कानों में कंगना इंदु में 1913 में प्रकाशित हुई थी, राधिका रमन की कहानी। और 1918 में काशी के हिंदी गल्पमाला नाम पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसे प्रसाद जी के अलावा और भी कहानीकार हुए, इलाचंद जोशी, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव की कहानियां छपने लगी। प्रेमचंद जी की भी कुछ कहानियां इस युग में सरस्वती पत्रिका में छपने लगी थी। पर इन कहानियों के नाम में लिए प्लेग की चुड़ैल या मिलन, राखी बंध गई, नकली किला, इन सब में भारतीय एवं विदेशी भाषाओं की छाया। प्रेम, समाज सुधार, नीति उपदेश से जुड़ा हुआ था। उस काल की प्रेमचंद पूर्व युग की जो सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में अगर कही जा सकते हैं तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का हम नाम ले सकते हैं। उन्होंने सिर्फ 3 ही कहानियां लिखी थी, गुलेरी जी ने। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। और उसने कहा कहानी जब 1915 में प्रकाशित हुई सरस्वती में, तो शिल्प और गद्य दोनों की दृष्टि से यह अपने आप में एक मौलिक कहानी थी, श्रेष्ठ कहानी मानी जा सकती है। और कहानी का मूल विषय जो था आदर्श प्रेम, जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। उसने कहा था कहानी का विषय था त्याग और प्रेम के
त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करने वाला आदर्श प्रेम। तो ये एक सशक्त और महत्वपूर्ण कहानी कहानी मानी गई उस युग की। उसने कहा था कहानी। तो हिंदी कथा यात्रा का जो फर्स्ट स्टेज था, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, जो उसमें हम देखते हैं कि घटनाएं, चरित्र या फिर प्रेम, समाज सुधार आदि प्रवृत्तियां उनमें देखने को मिली। तो अभी तक कहानी बाल्यावस्था में ही है प्रेमचंद पूर्व युग में। प्रेमचंद के आगमन से पहले हिंदी कहानी ने कोई सशक्त रूप धारण नहीं किया था, और किंतु अपवाद रूप से गिलोरी गुलेरी जी की जो कहानी है वो एक सशक्त विधा, एक अच्छी कहानी आज भी पढ़ाई जाती है। एक कहानी कला के तत्व उसमें भी मिलते हैं पूरी तरह से, कथ्य और तथ्य की दृष्टि से वो एक सर्वश्रेष्ठ कहानी है। गुलेरी जी और प्रसाद जी की कुछ कहानी को छोड़कर जो है हम देखते हैं कि हिंदी कहानी के विकास तो लगभग 1900 ईस्वी से प्रारंभ हो गया था, पर धीरे धीरे उसका मौलिक एवं स्वतंत्र स्वरूप जो है बाद में विकसित होता है। उसने कहा था कहानी जो है वो फर्स्ट स्टेज हो सकता है कहानी के विकास का, वो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, उसने कहा था कहानी। अब हम देखते हैं प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंद और हिंदी कहानी, क्योंकि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी को एक नई जमीन और दिशा प्रदान की। एक युग निर्माता कहानीकार के रूप में हिंदी कहानी को उन्होंने जो स्थापत्य दिया, दोनों ही दृष्टि से एक युग प्रवर्तनकारी है। प्रेमचंद ने शुरू से अपने मूल नाम धनपत राय की जगह नवाब राय के नाम से उर्दू में कहानियां लिखना आरंभ किया था, और उर्दू में लिखा हुआ उनका कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 में प्रकाशित हुआ था। इसमें स्वातंत्र भावना से ओतप्रोत होने के कारण ये कहानी संकलन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। कालांतर में वे हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लगे और उनका यह नाम कथा साहित्य में अमर हो गया। उनकी पहली हिंदी कहानी थी पंच परमेश्वर, सन 1916 में प्रकाशित हुई थी, और अंतिम कहानी थी कफन, 1936 में प्रकाशित हुई थी। और इस काल को 1916 से लेकर 1936 यानी फर्स्ट कहानी और लास्ट कहानी के समय को अगर हम देखें तो इस युग को प्रेमचंद युग कहना समीचीन प्रतीत होता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में लगभग 300 कहानियां लिखी थी, जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद की कहानियों में विषय की विविधता देखने को मिलती है, विभिन्न विषयों को लेकर कहानियां लिखी। किसी अन्य कहानीकार ने जीवन के इतने व्यापक फलक को अपनी कहानियों में नहीं समेटा जितना प्रेमचंद ने दिखाया। उनकी कहानियां अपने परिवेश से, अपने आसपास के जीवन से जुड़ी हुई हैं, और उनकी अधिकांश कहानियों का विषय जो है ग्रामीण जीवन से लिया गया है। किंतु कई कहानियां तो कस्बे की जिंदगी या स्कूल कॉलेज से भी जुड़ी हुई है। उनकी कहानी में जो कैरेक्टर है, पात्र हैं, हर एक वर्ग, धर्म, जाति के हैं। कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, कोई किसान है तो कोई विद्यार्थी है। तो इन्होंने अपनी कहानियों में विविध विषयों को दिखाया है, विविध समस्याओं को भी दिखाया है। जिस तरह से जमींदारों के द्वारा किसानों के शोषण की समस्या हुई, सूदखोरों की शोषण में पीसते हुए ग्रामीणों की समस्या हो सकती है, छुआछूत की समस्या, रूढ़ी एवं अंधविश्वास की समस्या, संयुक्त परिवार की समस्या, भ्रष्टाचार एवं व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं, इस तरह की कई समस्याएं हैं जो प्रेमचंद की कहानियों में हम देखने को मिल सकते हैं। तो प्रेमचंद जो पहली पहली बार लिख रहे थे, पहली बार जब प्रेमचंद ने कहानी लिखना शुरू किया तो उसमें आदर्श का पोट दिया गया था।
आदर्शवादी कहानी लिख रहे थे प्रेमचंद। जैसे पंच परमेश्वर हुआ, आत्माराम, प्रेरणा, ईदगाह, नमक का दारोगा, इन सारी कहानियों का मूल उद्देश्य है सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। और बाद की जो कहानी थी पूस की रात या कफन तक आते आते इनका दृष्टिकोण परिवर्तन हो गया। अब वे जीवन के यथार्थ से जुड़ गए थे। तो स्पष्ट है कि पहले वाली कहानी प्रेमचंद की जो थी वो आदर्शवादी कहानी थी, आदर्शवादी कहानी थी। तो प्रेमचंद का कथा शिल्प जो है उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। प्रारंभिक कहानियों में चित्रण के स्थान पर व्यक्ति के आचरण पर किया, मन पर अधिक नहीं दिया, बल आचरण पर दिया। पंच परमेश्वर इस तरह की कहानी है, पर 1930 के बाद जो कहानियों में उनके कथा जो है छोटी छोटी होते गए, स्टोरी जो है छोटी होती गई और कहानी की मूल संवेदना को उभारने वाली 2-3 घटनाओं पर ही बल दिया गया। कहानियों के पात्रों का जो चरित्रांकन था मनोविश्लेषणात्मक पद्धति पर किया जाने लगा। कहानी को माता को द्वंद्व एवं समस्या माध्यम से पहुंचाया गया। शतरंज के खिलाड़ी इस प्रकार की ही कहानी थी। इससे पहले जो कहानियों का प्रभाव की दृष्टि से कमजोर ही कही गई थी, जो प्रभावोत्पादक नामक जो क्षमता होती है कहानी की, प्रेमचंद का आदर्शवादी दृष्टिकोण या परंपरागत मूल्यों में अंधविश्वास की कहानियों में दिखाई पड़ता है। 1930 से 1936 से 6-7 साल में जो कहानी, यही प्रेमचंद की कहानी कला का उत्कर्ष काल था। और इस काल की वैज्ञानिक विश्लेषण एवं जीवन के यथार्थ का चित्रण किया। इन कहानियों में कथानक और घटनाओं का उतना महत्व नहीं दिया गया था जितना कि कहानी की मूल संवेदना को पाठक तक पहुंचाने का ध्यान दिया जाता था। कफन और पूस की रात इसी तरह की कहानी है। इसमें सच्चाई को नग्न रूप से उजागर किया गया है। तो प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हैं पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, ग्रहदाह, परीक्षा, आप बीती, सवा से गेहूं, आत्माराम, सुजान भगत, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब, ठाकुर का कुआं, ईदगाह आदि के नाम लिए जा सकते हैं। ऐसे तो कोर्स में भी है, अगले खंड में हम प्रेमचंद की कहानियां ही पढ़ेंगे। तो प्रेमचंद की युग में सिर्फ प्रेमचंद ही नहीं थे जो कहानी को सशक्त बनाए, इस युग में और भी कहानीकार हुए। प्रेमचंद युग में प्रेमचंद के समकालीन कहानीकारों में पंडित विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, राधा कृष्ण दास, पांडे बेचैन शर्मा उग्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, यशपाल आदि बहुत सारे कथाकार हैं। इनके नाम जो है प्रमुख है। तो कौशिक जी के बारे में हम देखते हैं कि विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की प्रथम कहानी रक्षाबंधन का प्रकाशन जो है सन 1912 में हुआ था। इन्होंने लगभग 200 कहानियां लिखी थी जो मणिमाला और कल्लोल संग्रह में। तो उनकी कहानियों का विषय प्राय सामाजिक समस्या जैसे दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, अंधविश्वास। उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं आई, रक्षाबंधन, विधवा, कर्तव्य बल, विद्रोही, पतित पावन आदि कुछ कहानियां प्रसिद्ध कहानियां हैं। इसके बाद आते हैं सुदर्शन। इन्होंने अपने कहानियों का विषय जीवन के ज्वलंत समस्याओं को बनाया।
और इनके प्रमुख कहानी संग्रह के नाम है सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थ यात्रा। ये इनके कहानी संग्रह जिसमें हार की जीत, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, दो मित्र, कमल की बेटी कहानियां संकलित हैं। प्रेमचंद युग के जो प्रतिभाशाली कथाकार के रूप में जयशंकर प्रसाद का नाम लिया जाता है। उनके 5 कहानी जयशंकर प्रसाद की: छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। कुल मिलाकर 69 कहानियां इन संकलनों में संकलित हैं। तो उनकी कहानियों में अनुभूति की तीव्रता, काव्यात्मकता, प्रेम चित्रण, प्रकृति निरूपण एवं कल्पना की प्रचुरता विद्यमान है। और उनकी कुछ कहानियों में तो ऐतिहासिक देश काल एवं वातावरण की सफल प्रस्तुति की गई है। इनकी प्रमुख कहानी है पुरस्कार, इंद्रजाल, आकाशदीप, ममता, मधुआ आदि। इसी प्रकार इस युग के ऐतिहासिक विषयों पर लिखने वाले कहानीकार हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री, और इनके प्रमुख कहानी है अम्बपालिका, भिक्षुराज, सिंहगढ़, विजय, रूठी रानी आदि। इसके जो है जीवन से अपनी कहानी का विषय चुना। उपेंद्र नाथ अस्की ने मिडिल क्लास फैमिली के बारे में जो कुरीतियां है, आंदोलन एवं कुंठाओं की भी उनकी कहानी में देख सकता है। तो व्यक्ति चित्रण के साथ साथ समष्टि चित्रण की जो अस्क जी की कहानियों में दिखाई पड़ता है, इनमें कहीं का मार्क्सवादी विचार, तो कहीं व्यक्तिमूलक चेतना या मनोविश्लेषणवाद आदि दिखाई देता है। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं दो धारा, निशानियां। इसी प्रकार भगवती प्रसाद वाजपेयी ने लगभग 300 कहानियां लिखी थी, जिनमें सामाजिक यथार्थ का चित्रण हुआ। और इन कहानियों में विभिन्न प्रकार के विषय थे, वैविध्य विषय था, जैसे अछूत समस्या, विधवा विवाह, वेश्या समस्या जैसी अनेक समस्याओं पर इन्होंने कहानियां लिखी। प्रेमचंद युगीन कहानीकारों में पांडे विजय शर्मा उग्र का नाम भी जो है उल्लेखनीय है। इनके कहानी संकलन है इंद्रधनुष, राधिका रमण कहानियों में जैसे और इनका संकलन गांधी नामक संग्रह से किया गया है। तो जो हमने देखे प्रेमचंद युग में इतने सारे कहानीकारों के नाम मैंने बताया आप लोगों को। तो प्रेमचंद युग में कहानी ने अपने को संवारने एवं निखारने का काम किया। विषय शिल्प में भी सर आवाज डिस्टर्ब हो रही है सर, चेक कीजिए प्लीज। आई आवाज? जी सर अब आ रही। ठीक है। तो हम देखते हैं कि प्रेमचंद युग में कहानी पूरी तरह से विकसित हो जाती है, स्वरूप को संवारा कहानी ने अपने। इससे पहले वाला जो बाल्यकाल था कहानी का, शैशवावस्था थी वो कहानी की। यहाँ पर विषय तो बहुत थे, विविध विषयों को लेकर लिखी गई कहानियां, पर यहाँ पर क्या हुआ, शिल्प में सजगता का विकास हुआ। अगर हम इस युग में जितनी भी कहानियां लिखी गई ना, उनको अगर वर्गों में भाग करें, 3 वर्गों में बांटें, तो किस तरह की कहानी होगी देखते हैं।
एक तो प्रथम वर्ग में अगर हम देखें तो अंतर्मुखी परंपरा के कहानीकार जैसे जयशंकर प्रसाद जी हैं, और बहिर्मुखी परंपरा के कथाकार अगर देखेंगे तो वो है प्रेमचंद। और तृतीय वर्ग जो था वो मध्यवर्ती परंपरा के लेखक हैं जिनका प्रतिनिधित्व सुदर्शन करते हैं। तो इस काल में किन किन विषयों पर चर्चा नहीं हुई, सारे विषयों पर चर्चा हुई, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो। तो व्यक्ति चरित्र एवं नारी को इस काल में प्रमुखता दी जाने लगी। और शैली एवं शिल्प की दृष्टि से कहानी में प्रौढ़ता प्राप्त हो रही थी। भाषा की दृष्टि से भी इस युग में बहुत सारी उल्लेखनीय कहानियां थी, क्योंकि प्रेमचंद ने जो कहा सपाट रूप से कह दिया, कई कहानियों में सपाट बयानी। लोकोक्ति एवं मुहावरों का किस तरह से सही ढंग से प्रयोग किया उन्होंने कहा, और पात्रों की अनुकूल भाषा कही गई। तो वही प्रसाद जी की जो भाषा थी, क्योंकि प्रसाद जी तो एक कवि थे, तो उसमें काव्यात्मकता या लाक्षणिकता का पूट देखा जा सकता है। फिर भी संक्षेप में अगर हम कहें तो इस काल की कहानियों में लोक मंगल एवं लोक रंजक की प्रवृत्ति प्रधान रही है। इसके बाद वाला अगला काल अगर हम देखते हैं तो प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, क्योंकि प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी में अगर हम देखें तो समय के हिसाब से देखें तो प्रेमचंद की लास्ट कहानी 1936 में कफन को मानते हैं, तो 1936 ईस्वी से 1950 तक के समय को हम देख सकते हैं। और इस युग में जो कहानी के प्रेरक आंदोलन हुए, चाहे प्रगतिवाद हो, मनोविश्लेषणवाद हो, वह तत्व उन कहानियों में देखने को मिलते हैं। क्योंकि आधुनिक हिंदी साहित्य पर जिन पश्चिमी विचार दर्शनों का प्रभाव पड़ा है उसमें प्रगतिवाद सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे प्रेमचंद की कहानियों में यथार्थवाद देखने को मिल रहा था, आदर्शवाद देखने को मिल रहा था, यहां पर उसी तरह से विचार बदल गया। प्रगतिवाद का उद्देश्य था साहित्य में उस सामाजिक यथार्थवाद को प्रतिष्ठित करना जो छायावाद के पतनोन्मुख काल की विकृतियों को नष्ट करके एक नए साहित्य या नए मानव की स्थापना करे, नई विचारधारा उत्पन्न हो। तो हम देखते हैं 1936 से 1950 तक का जो समय है वह हिंदी कहानी के युग में प्रेमचंदोत्तर कहानी काल के रूप में जाना जाता है। प्रेमचंदोत्तर कहानी किसी एक दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुई थी और विविध दिशाओं में इसका विकास हुआ था। कहानी इस काल की एक केंद्रीय विधा रही है जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आलोचना किया गया। एक ओर तो प्रगतिवादी विचारधारा, तो दूसरी ओर मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार उभर रहे थे। ऐसे विषयों पर कहानी लिखी जा रही थी जहां पर व्यक्ति के मन की जो आंतरिक परत, मन के अंदर की बात को खोलकर कहानी में रखा जा रहा था। तो प्रगतिवादी कथाकारों में सबसे प्रमुख हैं यशपाल जी, जिन्होंने मार्क्सवादी चेतना से अनुप्राणित होकर अनेक कहानियां लिखी थी। वर्ग संघर्ष, शोषण, सामाजिक एवं नैतिक रूढ़ियों पर आक्रोश उनकी कहानियों के विषय रहे हैं। यशपाल की लिखी कहानी संग्रह के नाम हैं जिनमें प्रमुख है वो दुनिया, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, तर्क का तूफान, चक्कर क्लब आदि। तो यशपाल जो स्टोरी लिखते थे उस पर सिर्फ एक हमारे विद्वान ने टिप्पणी भी की, भगवत स्वरूप मिश्र ने कहा कि कथा शिल्प कथ्य की दृष्टि से यशपाल जी प्रेमचंद के बहुत नजदीक हैं, पर वे अपनी कहानी को प्रेमचंद की तरह समस्या का समाधान देने वाले किसी आदर्श बिंदु पर नहीं पहुंचाती।
क्योंकि प्रेमचंद की जो कहानी होती थी ना उसमें समस्या के साथ साथ समाधान भी होता था, अपितु यथार्थ की कठोरता के तीखे व्यंग का बोध भर करा देते हैं। जैसे इस युग के अन्य कहानीकार हैं रांगे राघव, नागार्जुन, अमृत राय, इसी परंपरा के अन्य कथाकार हैं। इसी तरह प्रेमचंदोत्तर युग में जो मनोविश्लेषण वाले कहानीकार हुए हैं उनमें ईलाचंद्र जोशी, अज्ञेय और जैनेन्द्र का नाम उल्लेखनीय है। अज्ञेय ने व्यक्ति के परिवेश और संघर्ष को अपनी कहानी में उकेरा है। उनकी कहानियों में मनोविश्लेषण के साथ साथ प्रतीकात्मकता एवं बौद्धिकता का प्रभाव भी है। तो अज्ञेय ने कहानी की बौद्धिक एवं वैचारिक आधार प्रदान तो किए और प्रतीकों एवं बिंबों का प्रयोग की भी वृद्धि की। तो कहानी में सिंबलिक वे से भी उन्होंने प्रतीक के माध्यम से, बिंब के माध्यम से भी उन्होंने दिखाना चाहा। जैसे अज्ञेय की कुछ प्रसिद्ध कहानियों के नाम है रोज, खितिन बाबू, पुलिस की सीटी, हजामत का साबुन, गैंग्रीन, पठार का धीरज आदि। उनके कहानी संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं अज्ञेय के। बीपका, परंपरा, शरणार्थी, कोठरी की बात, जयदोल आदि कई कहानी है। तो जैनेन्द्र अगले कहानीकार हैं जैनेन्द्र। जैनेन्द्र की कहानियों में व्यक्ति मनोविज्ञान के दर्शन होते हैं। मनोविज्ञान, मानवीय दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण जैनेन्द्र की कहानियों में देखने को मिलता है। प्रसाद की तरह आदर्श पात्र को जन्म नहीं देते जैनेन्द्र, बल्कि यथार्थ धरातल से उठाए हुए पात्रों को अपनी कहानी का विषय बनाते हैं। उनके पात्र अपने आसपास पड़ोस से उठाए हुए मानव चरित्र हैं। जैनेन्द्र जी की कहानियों का शिल्प भी अलग है, क्योंकि कहानी की मूल संवेदना अपनी उष्णता के साथ उसमें अंत तक व्याप्त रहती है। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं जाह्नवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख, एक रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पानवाला आदि। मनोविश्लेषणवादी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले जो अन्य कहानीकार हैं वो है ईलाचंद्र जोशी, जिनकी कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से केस हिस्ट्री सी लगती है हमको। तो जोशी जी की कहानियों में जो दमित काम वासना, अहम, कुंठा का चित्रण किया गया है, इसमें घटनाओं की अपेक्षा चरित्र पर विशेष बल दिया गया है। ईलाचंद जोशी जी की प्रमुख कहानी है रोगी, मिस्त्री, परित्यक्ता, चौथे विवाह की पत्नी, प्रेतात्मा आदि। कुछ अन्य भी कहानी संग्रह है ईलाचंद जोशी जी के, खंडहर की आत्माएं, डायरी के निरस पेज, आहुति और दिवाली। तो प्रेमचंदोत्तर कहानीकारों में से एक वर्ग उन कहानीकारों का भी है जिन्हें यथार्थवादी कहानीकार कहा जा सकता है। इन कथाकारों ने आधुनिक समाज की विभिन्न परिस्थिति या समस्याओं का उद्घाटन किया। पहाड़ी, देवी दयाल चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, भगवती चरण वर्मा आदि इसी वर्ग की कहानी है। तो कहानीकार के एक वर्ग ने अपनी कहानियों में जो काम वासना, सौंदर्य लिप्सा और यौन समस्या का चित्रण स्वच्छंद रूप से किया, इन्हें यौनवादी कथाकार कहा जा सकता है। और इस वर्ग के प्रमुख कहानीकारों में आरसी प्रसाद सिंह कालरात्रि, द्विजेंद्र मिश्र निर्गुण, किशोर साहू, मधुसूदन, ब्रजेंद्र नाथ गौड़ आदि के नाम लिए जा सकते हैं। तो कुछ अन्य कहानीकारों ने युद्ध, क्रांति, शिकार आदि साहसिक विषय को भी अपनी कहानी का विषय बनाया। युद्ध के बारे में कोई कहानी लिखता है, शिकार के बारे में कोई कहानी लिखता है। जैसे प्रभाकर मात्रे ने
द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित घटनाओं पर कहानी लिखकर कहानी संकलन तैयार किया, संगीनों का साया, विष्णु प्रभाकर का। इसी प्रकार पंडित श्री राम शर्मा ने शिकार किया। उनकी शिकार वास्तविक घटना पर आधारित होती थी, रिपोर्टाज के अधिक निकट है, परंतु उसमें कहानी के तत्व बहुत कम होते थे। हास्य व्यंग से भरपूर कहानियां भी लिखी जाने लगी। जीपी श्रीवास्तव की कहानी, उन्होंने शिष्य परिहास द्वारा समाज के खोखलेपन की खिल्ली उड़ाई। हरिशंकर परसाई, अमृतलाल नागर, अन्नपूर्णानंद की कहानियों में भी ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो ये जो हमने विवेचन किया, विश्लेषण किया प्रेमचंदोत्तर युग के बारे में, कहानीकारों में मनोविश्लेषणात्मक की प्रवृत्ति जो प्रधान पाई गई, वर्ग संघर्ष एवं यथार्थवाद की ओर रुझान भी कुछ कहानीकारों का रहा है, तथा उन्होंने प्रतीकात्मकता एवं सांकेतिकता का सहारा भी लिया है। और इस काल में प्रेम, रोमांस एवं यौन समस्याओं का भी कहानीकारों ने अपनी विषय वस्तु बनाया और युगीन परिवेश को पूरी तरह से व्यक्त किया इन्होंने। इस काल की कहानी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया है कहानीकारों ने। तो कहानी के शिल्प ने भी इस काल में जो है विकास किया। अब कहानी में घटना बहुत विरल हो रही है, साथ साथ व्यक्ति चरित्र पर विशेष बल दिया जाने लगा है। तो प्रेमचंद के बाद जो कहानीकार आते हैं, प्रेमचंदोत्तर कहानीकार की भी चर्चा कर ली हमने। अब हम देखते हैं नई कहानी और साठोत्तरी कहानी। सन 1950 के बाद कहानी के विषय और शिल्प पूर्वाग्रह है, वही कहानी जो है पूर्वाग्रह से मुक्त है। तो पुराने कहानीकार ने अपनी आंखों पर समाजवादी, स्नेहा जी सर आपका आवाज ना, यस सर आपका आवाज ना बीच में कट चुका था, तो वो सुनाई नहीं दिया। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना सर। ठीक है, जैसे मैं बता रहा था, प्रेमचंदोत्तर कहानी में एक वर्ग था कहानीकारों में, प्रेमचंदोत्तर वर्ग का। उन्होंने जो सौंदर्य लिप्सा या काम वासना, इन सब का स्वच्छंद रूप से चित्रण किया। और एक वर्ग था जो कुछ साहसिक विषय जैसे युद्ध क्रांति हो, शिकार हो, इनका विषय बनाया। और कुछ तो हास्य व्यंग को भी विषय बनाते हैं। तो ये जो प्रेमचंदोत्तर कथाकार जो थे, मनोविश्लेषण प्रवृत्ति की प्रधानता देखने को हम पा सकते हैं, क्योंकि इस युग में पूरी तरह से जो समस्या थी उसको खुले रूप से व्यक्त कर दिया लेखक ने, और कहानी के शिल्प में उत्तरोत्तर विकास हुआ, नई नई कहानियां हमारे सामने आई। तो अब हम नई कहानी की चर्चा करते हैं। 1950 के बाद की जो कहानियों के विषय थे, पहले की कहानी से पूरे अलग थे। पुरानी कहानी में क्या होता था? पूर्वाग्रह होता था। वही नई कहानी पूर्वाग्रह से मुक्त है। पुराने कहानीकारों ने क्या किया? अपनी आंखों में समाजवादी, नैतिकवादी या मनोविश्लेषणवादी चश्मा लगाकर जीवन को देखा, किंतु नए कहानीकारों ने पूर्वाग्रह से मुक्त होकर जीवन को यथार्थ रूप से देखने समझने का प्रयास किया। यानी उनकी जो कहानी थी, जो आज के कहानी में, नई कहानी में भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी हुई है, इसीलिए वो अधिक प्रामाणिक है। आधुनिक मानव के जीवन के विविध कोणों को देखकर उसका सही परिप्रेक्ष्य चित्रण करने का प्रयास इन कहानीकारों ने किया। तो वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने क्या कहा है, देखो, अभी तक जो कहानी सिर्फ कथा कहती थी या कोई चरित्र पेश करती थी,
अथवा एक विचार को झटका देती थी, वही जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगा रही है। नई कहानी के विषय में विविधता के साथ साथ शिल्प का नयापन भी विद्यमान है। उसमें प्रभावान्विति पर इतना जोर नहीं है जितना जीवन के संश्लिष्ट खंड में व्याप्त संवेदना पर है। नया कहानीकार किसी दार्शनिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक विचारधारा से प्रतिबद्ध न होकर विशुद्ध अनुभूति की सच्चाई और विषय की यथार्थता के प्रति प्रतिबद्ध होता है। हिंदी के जो प्रसिद्ध कथाकार कमलेश्वर, उन्होंने क्या कहा नई कहानी के बारे में? वो कहते हैं कि पुरानी और नई कहानी के बीच बदलाव का बिंदु है नई वैचारिक दृष्टि। आज का कहानीकार पहले से अधिक सूक्ष्मदर्शी और संवेदनशील है। वह बिना किसी लाग लपेट के तटस्थता एवं सच्चाई के साथ जो है वास्तविक अपनी रचना के माध्यम से व्यक्त करता है वास्तविकता। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने तो कह दिया कि नई कहानी का सबसे बड़ा विशेष वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास। नया कहानीकार कथानक को महत्व नहीं देता। स्वतंत्रता के बाद हमारी मानसिकता में बदलाव आया। प्रजातांत्रिक मूल्यों के संबंध में हमारी आदर्शवादी कल्पनाएं झूठी साबित हो गई तथा जीवन के कठोर यथार्थ से हमारा परिचय और भी घनिष्ठ हुआ। भूख, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं ने हमारे जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। इसलिए कहानी के विषय अब जीवन की वास्तविक समस्याओं से पूरी तरह से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्कंडेय ने कहा नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। तो नई कहानी की विकास यात्रा 20वीं शताब्दी के छठे दशक, जो साठोत्तरी कहानी भी कहा जाता है, वह प्रारंभ हुआ था। सन 1955 में कहानी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। कहानियां परंपरागत कहानियों से कुछ अलग दिखाई पड़ रही थी। कथ्य और टेक्निक दोनों ही दृष्टियों से। बाद में इन कहानियों को 1955 या 56 के आसपास नई कविता के वजन पर नई कहानी कहा जाने लगा। नई कहानी में जीवन के यथार्थ को ईमानदारी के साथ चित्रित किया गया और वो कल्पना प्रसूत होते हुए भी अपने आसपास के जीवन को दिखाती है। उसमें विषय की विविधता है। यदि हम उसे विभिन्न वर्गों में बांटे साठोत्तरी कहानी को, तो हम बांट सकते हैं। ग्रामीण अंचल की कहानियां, नगर बोध की कहानियां, यथार्थ बोध की कहानियां, रंग प्रधान कहानियां। तो छठे दशक के आरंभ में हिंदी कहानी में ग्रामीण अंचल की कहानियों में पाठकों में विशेष आकृष्ट था। जैसे हम कह सकते हैं इन कहानीकारों में शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडेय, फणीश्वर नाथ रेणु आदि के नाम प्रमुख हैं। इनकी कहानियों में गांव के साफ सुथरे तस्वीर दिखाई देती है। शिव प्रसाद सिंह के तो कहानी संकलनों के नाम हैं आर पार की माला, मुर्दा सराय, इन्हें भी इंतजार है आदि। और नई कहानी में नगर बोध की प्रवृत्ति जो है प्रमुखता से व्यक्त हुई है, क्योंकि आज का जो नगरीय जीवन में पाई जाने वाली सतही सहानुभूति, आंतरिक ईर्ष्या, स्वार्थपरता, जीवन की कृत्रिमता आदि की अभिव्यक्ति कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, अमरकांत की कहानियों में देखी जा सकती है। तो नई कहानी में आधुनिक बोध की कई अर्थ विद्यमान हैं
मध्यकालीन मूल्यों के ह्रास तथा नवीन वैज्ञानिक सोच ने आज की कहानी को प्रभावित किया है। नगरीय जीवन की वास्तविक स्थितियों का चित्रण तो इन कहानियों में है ही, साथ ही आधुनिक बोध से उत्पन्न अकेलेपन, जो खालीपन है, वह भी युग के संक्रमण एवं तनाव को इसमें अभिव्यक्त किया गया है। जैसे मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, अमरकांत, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा की कहानियों में हम देख सकते हैं। तो नई कहानी को समृद्ध करने में हिंदी कथा लेखिकाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे उषा प्रियंवदा हुई, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मेहरुन्ना परवेज, मेहरुन्निसा परवेज, लेखिकाओं ने नारी पुरुष के संबंध को भी व्यक्त किया। मन्नू भंडारी की जो कहानी है, मैं हार गई, त्रिशंकु, तीन नगाहों की एक तस्वीर, यही सच है। इसी प्रकार प्रेम और विवाह के कटु मधुर संबंधों का चित्रण ने किया। बयान, राजेंद्र यादव की पूतना कहानी, मन्नू भंडारी की यही सच है, मोहन राकेश की अपरिचित कहानी इस दृष्टि से है, मोहन राकेश की मिसवाल, कमलेश्वर की तलाश, अमरकांत की जिंदगी और जोक। तो इसी तरह नए कहानीकारों में और भी कई नाम हैं, चर्चित नाम महीप सिंह, दिनेश पालीवाल, राजकुमार भ्रमर, नरेंद्र कोहली, गोविंद मिश्र, श्रद्धा कुमार, ममता कालिया और बहुत लंबी सूची है नए कहानीकारों में। अब तो नए नए होते जा रहे हैं। तो नई कहानी हिंदी कथा विकास यात्रा की एक उपलब्धि है। यद्यपि इस कहानी पर मूल्यहीनता का आरोप लगाया जाता है, क्योंकि जीवन के शाश्वत मूल्य जैसे किसी चीज में इनका कोई विश्वास नहीं है, तथापि हम ऐसे इस आरोप से बरी नहीं कर सकते। नई कहानी में मूल्यहीनता न होकर मूल्यों का परिवर्तन भी हम कह सकते हैं। मूल्यों का परिवर्तन है, मूल्यहीनता नहीं है नई कहानी में। नई कहानी किसी एक क्षण या एक स्थिति या एक संवेदना को व्यक्त करने वाली कहानी है। मानव की दृष्टि बदलने के साथ ही नई कहानी का शिल्प भी बदला। नई कहानी का विषय क्षेत्र सीमित कहा जाता है, ऐसा आरोप उस पर लगाया गया है, तथा प्रयोग धर्मिता ने भी इसके स्वरूप को विकृत किया। इस धारणा को भी नई कहानी से जोड़ा गया। केवल रचना चमत्कार एवं बुद्धि वैभव के बल पर प्रेमचंद नहीं बना जा सकता। इस तथ्य को नए कहानीकार यदि ध्यान में रखे, जीवन वास्तविक अनुभूति से जुड़े प्रभावशाली रचना को जन्म दे सकेंगे। तो जो कहानियों के हमारे आंदोलन, स्वातंत्र कहानी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर देखा जाए तो कई कहानी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। यद्यपि कोई भी कहानी आंदोलन लंबे समय तक नहीं चला। कुछ ऐसे ही चर्चित कहानी आंदोलन के नाम हैं नई कहानी, सचेतन कहानी, कहानी, साठोत्तरी कहानी, अकहानी, समांतर कहानी, समकालीन कहानी, जनवादी कहानी, सक्रिय कहानी, जन कहानी आदि इस तरह से कहा जाता है। कहानी के विषय तो बहुत थे। मैंने देखा था दलित समाज, जैसे हम चर्चा करते हैं, कोई कहानी दलित समाज पर बताया गया, कोई स्त्री समाज के बारे में बताता है, कोई कृषक समाज के बारे में बताता है, मजदूर समाज के बारे में बताया गया। कई प्रकार की कहानियां लिखी गई। तो नई कहानी के बारे में हम देखते हैं, नई कहानी की शुरुआत तो 1950 के आसपास होती है। नई कविता के तर्ज पर हुआ, नई कविता, इसी तरह से इसको नाम रख देते हैं, नई कहानी बोल दी है। और नई कविता के तर्ज पर नई कहानी का सूत्रपात हुआ। और नए कहानीकारों में प्रमुख थे मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, अमरकांत, मार्कंडेय,
मन्नू भंडारी, राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा आदि। इसके बाद आती है सचेतन कहानी। सन 1964 के आसपास जो कहानी महीप सिंह द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया था, सचेतन कहानी। सचेतन कहानी में वैचारिकता को महत्व दिया गया। आधार नामक पत्रिका में महीप सिंह जी ने सचेतन कहानी विशेषांक निकाला था और इस वर्ग के कहानीकार हैं महीप सिंह, बलराज पंडित, सुदर्शन चोपड़ा, देवेंद्र सत्यार्थी, हिमांशु जोशी। और समकालीन कहानी यानी इस कहानी के जो है प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद विमल, समकालीन कहानी। और अकहानी 1960 के आसपास कुछ ऐसे कथाकार सामने आए जिन्होंने कहानी के स्वीकृत मूल्यों के प्रति निषेध व्यक्त करते हुए अपने स्वतंत्र अस्तित्व की घोषणा की। और डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा को इस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना। उनकी कहानी एक और शुरुआत के आधार पर बताए। इस तरह और कई अन्य कहानियां हैं, त्रिकोण, कृष्ण बलदेव वेद की, पिता दर पिता, रमेश बख्शी, सुखांत दूधनाथ सिंह, एक डरी औरत रविंद्र कालिया। समानांतर कहानी यानी सहानी आंदोलन के सूत्रधार थे कमलेश्वर, जो धर्मयुग पत्रिका में कहानी आंदोलन का जमकर विरोध किया गया था। और इस प्रकार की कहानियों में निम्न वर्ग के समाज की स्थितियों, विषमताओं और समस्याओं का चित्रण हुआ है। तारिका पत्रिका ने इस आंदोलन को बढ़ावा दिया और इस आंदोलन से जुड़े कहानीकार हैं कमलेश्वर, श्रवण कुमार, नरेंद्र गहोरी, हिमांशु जोशी, मृदुला गर्ग आदि। तो हिंदी कहानी लोकप्रियता के चरम शिखर पर है आज। अतः यह आशा की जा सकती है कि हिंदी कहानी का भविष्य अभी भी उज्जवल है। और हमने विभिन्न कहानियों के बारे में आज कहानी की विकास यात्रा में, हिंदी कहानी की विकास यात्रा को अध्ययन किया। हिंदी कहानी के विकास को पूरी तरह से हमने जाना। अब हम देखते हैं कि जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन और जो प्रेमचंद की कहानी है, क्योंकि आगे का खंड जो है वो प्रेमचंद की कहानियों का ही है, MSD 10, उसमें स्वाधीनता आंदोलन और प्रेमचंद की कहानियां। स्वाधीनता यानी क्या? स्वाधीनता प्राप्ति प्रेमचंद के लेखन मात्र का ही नहीं, जीवन का उद्देश्य था स्वाधीनता प्राप्ति। क्योंकि प्रेमचंद ने स्वाधीनता विषयक रचनाओं पर जो तथ्य उभर कर आए हैं उनके अनुसार स्वाधीनता का मतलब क्या? उपनिवेशवाद से मुक्ति, किसानों की स्वाधीनता, सामंतवाद में व्यापक भारतीय समाज से मुक्ति, स्त्रियों की स्वाधीनता, दलितों की मुक्ति, दिमागी गुलामी से स्वाधीनता, मजदूरों के शोषण दमन से मुक्ति, इस तरह की स्वाधीनता। तो स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में जीवंत चित्रण किया है। उनके लिए स्वाधीनता आंदोलन का मतलब था देशों को भगाना और आत्म परिष्कार। तो अगले खंड में हम यही जो है प्रेमचंद के स्वाधीनता आंदोलन और प्रेमचंद की कहानियों के बारे में जानेंगे। जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं वह अपना नाम और रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर मैसेज बॉक्स में टाइप कर दें ताकि कितने बच्चे क्लास कर रहे हैं पता चले, कितने स्टूडेंट्स। तो एनरोलमेंट नंबर और नाम जो है टाइप करते हैं मैसेज बॉक्स में। आज की क्लास इतनी, फिर अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद की कुछ कहानियां। तो जो पढ़ाया मैंने समझ में आया आप लोगों को? जी सर। ठीक है।
ओके, जो भी अभी ऑनलाइन है अपना एनरोलमेंट नंबर लिखते हैं मैसेज बॉक्स में। तो अब जो है प्रेमचंद वाला हम पढ़ेंगे, तो उसमें प्रेमचंद की कहानियां, प्रेमचंद की कहानियों के विषय वस्तु, उन सब के बारे में हम जानेंगे अगली वाली क्लास में। क्योंकि ये कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने इसको एक बढ़ा दिया, एक क्लास। अगली क्लास में हम MSD 10 का और एक खंड पढ़ेंगे फिर।